नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। पहला प्रैक्टिस सेट आज हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो है वो पॉलिटी का है। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो देखिए, गणतंत्र का जो मतलब होता है वो है कि इसमें पहला ऑप्शन है कि शासक राजा या रानी होता है। देखिए, जहाँ का शासक राजा या रानी होगा ये गणतंत्र नहीं, बल्कि ये क्या होगा, ये प्रजातंत्र का एग्जाम्पल है। तो पहला जो है ये एग्जाम्पल हमारा नहीं होगा। शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, ये भी नहीं। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसका आंसर जो है हमारा ये सी हो जाएगा। पहला का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के संविधान के लागू होने के पश्चात इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो भारत का जो संविधान है वो जब लागू हुआ था तो उस समय में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थे और 22 जो है वो भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो जो गणतंत्र शब्द है ये सूचित करता है कि देश का प्रधान जो है वो निर्वाचित प्रतिनिधि है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका इंडिया और यूएसए हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का जो ये कार्यभार है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो जो हमारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 है ये हमारा जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? तो भारत देश के एकमात्र प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं जिन्होंने कभी संसद सत्र का सामना नहीं किया, और इनका जो कार्यकाल है वो 1979 से 1980 के मध्य है, और ये जो है ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और ये जनता दल से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है? तो ये जो प्रावधान है वो आर्टिकल 360 में है। बात करें भारतीय संविधान के अनुसार जो है टोटल 3 प्रकार का आपातकाल का चर्चा है, राजकीय, राष्ट्रपति और वित्तीय। 352, 356 और 360। दिए गए विकल्प में अगर हम बात करें, जो आर्टिकल 148 है ये भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं। वही आर्टिकल 143 जो है इसको उच्चतम न्यायालय का जो है इसको परामर्शदात्री संस्था के रूप में जो है वो इसको बताता है, और अनुच्छेद 72 में जो है ये राष्ट्रपति का जो है ये क्षमादान की जो शक्ति है इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है? तो देखिए, ये जो अधिकार है ये भारत के महान्यायवादी के पास होता है। ये संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन इनको जो है वो वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है हमारा आंसर डी हो जाएगा। और महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में है। वहीं बात करें राज्य का महाधिवक्ता जो होता है जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, इसका चर्चा आर्टिकल 165 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो आपको हुआ है 1953 में, और इसका जो गठन है वो प्रॉपर जो हुआ है वो है 22 दिसंबर 1953 को। और इसका जो इस पे जो आयोग का गठन किया गया उसका नाम जो था वो है हमारा फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग जो है इसमें टोटल 3 मेंबर थे, और जिसमें जो फजल अली हैं वो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1955 में सौंपी थी, और इसी के बाद जो है वो 1956 में जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया, और जिसके तहत जो है भारत देश में
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की जो है वो बनाने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो आकाशगंगा का जो निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है वो हमारा जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा। और एंड्रोमेडा को जो है हम इसको M31 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह का नाम जो है ये रोमन देवी के नाम से रखा गया है। और इस ग्रह का नाम जो है वो प्रेम और सौंदर्य का ग्रह का नाम से इसको जाना जाता है, प्रेम और सौंदर्य के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो ये जो है सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है। तो ग्लोब पर जो अक्षांश है इसकी सबसे लंबी रेखा जो है ये भूमध्य रेखा हो जाएगा। और जो भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो ये जो है 0 डिग्री अक्षांश होता है। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री होता है और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री दक्षिण और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में एक है। देखिए, विश्व के सबसे खारे पानी की झील की अगर बात करें तो वो तुर्की का वो मृत सागर हो जाएगा। और जो मृत सागर है मृत सागर जो है इसकी लवणता जो है वो 33% माना गया है। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो खारा पानी है वो तुर्की का वान झील का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु क्या है। भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को जो है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है और इसको पहले पिग्मलियन पॉइंट के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। जो कैलाश पर्वत है वो तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है। और तिब्बत की बात करें तो यहाँ से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी जो है नदियाँ वो निकलती है। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है ये मानसरोवर झील हो जाएगा और ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत और बांग्लादेश से होकर ये गुजरती है और इसकी लंबाई जो है लगभग 2900 किलोमीटर है। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जो वर्गीज कुरियन है इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इन्होंने जो है ये 1949 ईस्वी में अमूल डेयरी के रूप में जो है इन्होंने प्रबंध निदेशक के तौर पर भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे 48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 है इसका विस्तार जो है वो दिल्ली से लेके चेन्नई तक है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2807 किलोमीटर की है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। देखिए, बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। 20 नंबर प्रश्न है हमारा कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो जो मुद्रा राक्षस है वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो है ये कहानी के नाटक का एक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के जो लेखक है ये कल्हण हो जाएंगे और राजतरंगिणी में जो है ये कुल 8 तरंगों की जो है वो बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 22 है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। अल बरूनी का जो पुस्तक है किताब उल हिंद ये जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी। 24 नंबर प्रश्न है कि कुतुब मीनार जो दुनिया का सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। तो जो इसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था।
अहमद शाह जो अब्दाली है ये भारत में अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से ये भारत में आया था। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में है, यानी अकबर द्वारा जो निर्मित पंचमहल है ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है फतेहपुर सीकरी में ये स्थित है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर जो कब्जा है वो 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बेगम हजरत महल ने किया था। कुंवर सिंह जो है ये इन्होंने बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। तात्या टोपे की बात करें तो ये कानपुर से थे और वीर सावरकर का इनमें कोई रोल नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में 1906 ईस्वी में किया गया था और इसका जो स्थापना है वो सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो ये जो है लॉर्ड रिपेन ने जो है वो स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की जो है इसने पहल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसे सेवाओं को उसके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है, तो इसको जो है हम उपभोग वस्तु के नाम से जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो इस पंचवर्षीय योजना का जो नाम है वो हमारा हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसके तहत जो है ये सूखा प्रबंधन केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये चलाया गया था। भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? धन की आपूर्ति का निगरानी जो है ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई का जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी थी? तो देखिए ये ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। वर्तमान में तो 3 प्रकार का स्लैब है, 0, 5, 18 और 40 इस तरीके का, लेकिन इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा 5, 12, 18 और 28। बात करें जीएसटी की तो जीएसटी को जो है भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। 36 नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने संपदा योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में शुरू किया था और इसकी जो शुरुआत है ये 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया? जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ जो है वो 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को किया गया था और इसमें जो है टोटल 100 दिनों का काम करने का गारंटी जो है वो दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगा परियोजना जो है वो जुलाई 2014 में इसका शुरुआत किया गया था। वहीं एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान कब लागू किया गया था? तो जो गंगा एक्शन प्लान है ये 1985-86 में राजीव गांधी के द्वारा इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो ये हर एक 12 वर्ष पर जो है ये इसका आयोजन किया जाता है। भारत में बात करें तो 4 स्थलों पर जो है वो कुंभ मेला लगता है। वो है, पहला है हरिद्वार, दूसरा है आपका प्रयागराज, तीसरा है आपका उज्जैन और चौथा जो है ये आपका नासिक हो जाएगा। 40 नंबर हमारा प्रश्न है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है ये तमिलनाडु राज्य में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो जो हमारा हारमोनियम संगीत वाद्य यंत्र है इसमें जो है ये कीबोर्ड होता है। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम की पुस्तक है द लाइफ ट्री जो है ये अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था?
तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है ये डायनामाइट का ये आविष्कारक थे। यूनिसेफ की मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ की जो मुख्यालय है ये आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और जो यूनिसेफ की स्थापना है वो आपको 11 दिसंबर 1946 में जो है ये यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो हैं वो हमारा हो जाएगा राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा की बात करें तो इनका जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रॉ का पूरा अर्थ क्या है? तो रॉ का जो फुल फॉर्म है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा। रॉ की अगर हम बात करें तो रॉ का स्थापना जो है वो 21 सितंबर 1968 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है, यानी सीपीयू का एक भाग है? तो जो मेमोरी रजिस्टर है ये सीपीयू का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। तो जो कंप्यूटर का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है वो हमारा पिक्सल हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो जो नेटवर्क का सबसे छोटा संदेश होता है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है उसको हम लोग टोकन के नाम से जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि किस तरह की फाइलें .png एक्सटेंशन होता है? तो जो इमेज फाइल है वो आपका png में सेव होता है, तो इसका आंसर हमारा png राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई से मापा जाता है? देखिए जो टेस्ला जो है ये चुंबकीय अभिवाहक घनत्व को मापता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का उपयोग जो है वो पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों को पता लगाने के लिए जो है वो किया जाता है। वहीं बात करें बोलोमीटर, तो अब बोलोमीटर जो है ये आपका ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। बात करें अगर हम एमीटर का, तो एमीटर जो है ये विद्युत धारा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो हमारा पायरोमीटर है इसका उपयोग पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो दिए गए विकल्प में जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है ये एक सदिश राशि है। बाकी जो है विद्युत आवेश, विद्युत धारा और विद्युतीय फ्लक्स ये सब जो है हमारा अदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसको जो है वो द्रव्यमान और वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग p बराबर क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यानी p बराबर mv होता है। और संवेग जो है ये एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल वाष्प के पुनः जल के रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो उसको हम संघनन के रूप में जानते हैं। संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प के पुनः जल का रूपांतरण होता है इसके द्वारा। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? जब किसी प्रोटॉन का जो है वो गति जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करते समय वो परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो दिए गए विकल्प में जो है वो हमारा बैटरी में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो जो हमारा यहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको शुष्क बर्फ के नाम से भी हम ठोस अवस्था में इसको हम जानते हैं, और इसका रासायनिक नाम CO2 है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। देखिए, रेशम कीट का जो पालन है उसको हम लोग विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। सब्जियां, फूल और फल उगाने को जो है इसको हम लोग जो है ओलेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें अगर हम मछली प्रजनन का, तो मछली प्रजनन को जो है वो पीसीकल्चर के नाम से जानते हैं, और अंगूर की खेती को जो है वो विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है, और इसका जो खोज है वो डी डुबे के द्वारा जो है वो किया गया था 1959 के अंदर। दिए गए अगले प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुगत के मौलिक कानून की खोज किया? तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने मटर के पौधे पर जो है इन्होंने वंशानुक्रम के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसान का मित्र कहा जाता है। तो देखिए, केचुआ को जो है ये किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थ के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में जो है ये मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? जो सर्वदाता है उसका ब्लड ग्रुप O होता है, और जो मानव रक्त का जो वर्गीकरण है ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। वहीं AB को जो है, AB को सर्वाग्राही के रूप में जो है ये जाना जाता है। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं। तो ये जो है ये दूसरा पोषण स्तर जो है ये बनाते हैं। प्रथम जो है जो हमारा खाद्य श्रृंखला है इसमें उत्पादक प्रथम होते हैं, दूसरा जो है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तीसरा द्वितीय उपभोक्ता होता है। 65 नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में भारत की पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई थी? तो जो पहली बार गंगा डॉल्फिन की जो टैगिंग है वो हमारा किया गया था असम के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया? बीटिंग रिट्रीट समारोह 2025 का जो आयोजन है ये 29 जनवरी 2025 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुबह के योग के दौरान जॉन पश्चिम के दिशा की ओर सम्मुख है। तो देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो जॉन है वो पश्चिम की दिशा देख रहा है, यानी जॉन अगर यहाँ है तो वो इस डायरेक्शन में देख रहा है। वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, यानी वो 90 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज चलेगा, तो वो यहाँ आ जाएगा और उसका जो है मुंह जो है उत्तर के दिशा में हो जाएगा। और फिर 270 वामावर्त घूमता है, यानी यहाँ से ये तो 90 डिग्री हुआ, और 270 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी ये 90, ये 18 और ये 27, यानी यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका जो मुंह है वो किस दिशा में हो जाएगा? पूरब की दिशा में हो जाएगा। तो अब वो किस दिशा के सम्मुख है? तो अब जो है वो पूरब के दिशा के ओर सम्मुख है। इसको आप सीधे से भी निकाल सकते हैं कि जॉन जो है वो पश्चिम की दिशा में देख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसको हम लेस करेंगे तो जो है हमारा, इसको जो हम अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 19 डिग्री जो है ये क्लॉकवाइज माइनस 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को करेंगे तो हमारा जो है वो आएगा 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री यहाँ से जो है अब पश्चिम से चलेंगे तो आप पूर्व की ओर ही पहुँचेंगे। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो देखिए, चावल जो है इसका संबंध अनाज से है, तो जिस प्रकार चावल का संबंध अनाज से है उसी प्रकार जो मसूर का जो संबंध है वो क्या से हो जाएगा? तो मसूर जो है ये दलहन है, तो इसका आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, एक ये है, एक ये है, एक ये है।
संख्या 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप जब इसको आप फाइंड करिएगा तो आप इसको कॉमन से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन कहाँ कहाँ हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 और 6 कॉमन है, यानी जो है 2 का जो है अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं। अगर इसमें वर्गों की संख्या की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा जो वर्ग है वो देखिए पहला वर्ग ये हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, सबसे बड़ा वर्ग हमारा 4 हो गया। फिर छोटा देखिए, छोटा जो वर्ग है हमारा वो होगा 1 2 3 4, यानी ये भी +4 हो गया। प्लस में देखेंगे तो एक जो है ये हमारा पूरा जो है ये बड़ा वाला जो वर्ग है वो आ जाएगा। तो इसको आप बेसिक तरीके से भी कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बॉस को जो है ये लिखा जाता है और डील को ये लिखा जाता है, तो गेन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बॉस को जो है वो 21 96 7 लिखा गया है। अगर हम जो यहाँ पे अगर बॉस की कोडिंग करें तो बी का 2 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा और एस का 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे कोडिंग किया और ये देखिए जब हम 21 और 2 को जोड़ेंगे तो हमको क्या आएगा, 23 आएगा। फिर अगर हम 9 और 15 को जोड़ेंगे तो 15 9 कितना होता है, 15 9 हमारा 24 हो जाएगा। और फिर जो है अगर हम 19 और 6 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम डी का कोडिंग करते हैं, यानी 4 5 1 और एल का 12, फिर देखिए 19 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर 19 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यानी क्या है 23 24 25 के रूटीन को ये फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए गेन का क्या होगा, गेन का जी का क्या होता है 7, इसका 1, इसका आई का 9 और एन का 14। ठीक है, तो अब 7 में हम कितना जोड़ेंगे कि 23 हो जाएगा। तो 7 में जो है हम 16 जोड़ेंगे। फिर 1 में क्या जोड़ेंगे, तो 1 में हम जोड़ेंगे आपका 23 जोड़ेंगे, 23 1 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या फॉलो करना है 23 24 25। और फिर 9 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा 25 हो जाए। तो 9 में जो है हम अगर 16 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दिया गया जो विकल्प है इसमें हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा बी हो जाएगा, 16 23 16 12। ठीक है, बाकी आप कोडिंग डिकोडिंग को किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आपका आंसर आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे ही सॉल्व करना है, आपको अपने मेथड का भी यूज़ करना है। अगर हम आप इसको सॉल्व करते तो हम लास्ट से भी दो डिजिट्स को देख के सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए Q से P पहुँचा है, फिर P से O पहुँचा है, O से N पहुँचा है, फिर यहाँ क्या पहुँचेगा। यहाँ पे देखिए Q में से अगर हम -1 करेंगे तो P पहुँच जाएंगे, P में से -1 करेंगे तो O, O में से -1 करेंगे तो N, और N में से -1 करेंगे तो यहाँ M आएगा। तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अगला देखिए, अगर M में अगर हम +5 करते हैं तो R, R में +5 करेंगे तो W, W में +5 करेंगे तो B, और B में +5 करेंगे तो हमको आएगा क्या, हमको आएगा G, यानी MG वाला आंसर हो जाएगा। तो आंसर एक ही हमारा सही है, MGB इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की संभावना क्या है। तो जो चित आने की संभावना है वो क्या हो जाएगा, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, यानी 1/2। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13x 47 83 और 109 का माध्य जो है वो 67 है। तो इसका जो है x 50 64 100 126 और x का माध्य कितना होगा। तो देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर क्या होगा,
माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग करेंगे तो 33 + x + 47 और प्लस 109 जो करेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, हमको निकल के आएगा ये, तो ये हमको निकल के आएगा 272 + x, और यहाँ पे जो माध्य है वो कितना है 67, तो यहाँ 67 हो जाएगा। बट्टे में टोटल संख्या जो है वो हमारा 5 हो जाएगा। जब हम 67 और 5 को गुना करेंगे तो हमको आएगा कितना 335, यानी 272 + x = 375, सॉरी 335 आ जाएगा। तो x बराबर जो है 272 - 335, यानी x बराबर जो है हमको 63 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से हमको यहाँ पे जो x है, x के जगह पर आप अगर 63 पुट करिएगा तो इस सब का जो वैल्यू है यानी ऐड करेंगे तो हमको आ जाएगा कितना 403, और टोटल जो संख्या है यानी 5 से भागा दे देंगे तो इसका सही आंसर जो है हमारा 80.6 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बिंदु 1, 1,2, 3,4 और 4,1 है, एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं जो डैश हैं। तो ये जो है ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का जो है अब वो हो जाएगा, इसका आंसर समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि ट्रायंगल ABC और DEF और इसमें BC बराबर ये है और EF का वैल्यू ये दे रखा है, क्षेत्रफल इसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए जो है बेसिकली आपको जो है ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर है वो आपका 125 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। बेसिकली जो है आपको इसमें BC बट्टा जो है वो EF यानी इसका स्क्वायर निकालना है, क्योंकि जब आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो एक तो ऐसा बनेगा ABC और ये बनेगा DEF। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 77 नंबर कि दो संख्याएं 5.5:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात जो है 3:4 हो जाता है। यानी देखिए अगर हम पहला संख्या 5x और दूसरा संख्या 7x मान ले तो क्या समीकरण बनेगा। तो देखिए 5x + 6 बट्टा में 7x + 6, तो हमको क्या निकल के आता है, ये हमको निकल के आता है 3/4। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो वैल्यू है ये हमको x का वैल्यू इसमें से 6 निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो x का जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 36 कितना x का जो वैल्यू है वो 30 हो जाएगा, और y का जो 7x का वैल्यू है वो हमारा 42 हो जाएगा। यानी 30 और 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है इसको हम इक्वल मेथड से भी बना सकते हैं कि देखिए जो संख्या था वो 5:7 में था और 3:4 में था। जब इसको इक्वल करेंगे तो देखिए वैल्यू इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा, तो इस दोनों का जो है वो डिफरेंस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 है डिफरेंस और इसका कितना है 2 है। तो ऊपर का जो है वो 5:7 ही रहेगा और नीचे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। यहाँ पे देखिएगा तो डिफरेंस 1 है, लेकिन ये कहता है डिफरेंस 1 नहीं 6 है। तो 1 बराबर 6 तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर 30 और 7 बराबर जो है 7×6 42। यानी वैसे भी करेंगे तो इसका आंसर हमारा 30 और 42 आंसर बी आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और समकोण बनाती है। दो सड़कों पर क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 15 सेकंड बाद बसों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो जो हमारा ये 78 नंबर प्रश्न है ये हमारा एडवांस का प्रश्न है, इसको मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर सी होगा। बेसिकली इसमें जो है ये इस तरीके का कुछ ट्रायंगल बनेगा जिसमें कहता है कि ये समकोण बनाता है। तो यहाँ पे एक समकोण ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें
ये हो जाएगा ABC, और इसमें AB जो है ये आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसके बाद जो है इसमें आपको BC का वैल्यू, BC स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा एडवांस मैथ का ही है कि 79 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है हमारा पहला हो जाएगा। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर B हो जाएगा, 1 + sin A बट्टा 1 - sin A का जो वैल्यू है ये आ जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड को चुनना है, तो दिए गए विकल्प में जो है वो डिक्शनरी का जो है वो जो डिक्शनरी का जो स्पेलिंग है वो गलत है। डिक्शनरी का स्पेलिंग होता है DICTIONARY, यहाँ पे लिखा है DICTION, यहाँ A होगा, ठीक है। तो यही हमारा गलती है। डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश होता है। डिकेट की बात करें तो डिकेट का मतलब जो है ये तानाशाही हो जाएगा। वही बात करें डिसीजन का, तो डिसीजन का मतलब होता है आपका निर्णय लेना, और डिफरेंस का मतलब जो है ये अंतर करना हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है हमारा कि यहाँ पे एंटोनिम्स हमको बताना है, किसका? एंटोनिम्स हमको बताना है लोथ का। तो लोथ का जो एंटोनिम्स है वो हमारा हो जाएगा एडमायर हो जाएगा। यानी जो लोथ मतलब होता है घृणा करना, और एडमायर मतलब होता है आपका प्रशंसा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमको बताना है कि कहाँ पे एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है 80 रुपीज़ आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज़ लुकिंग सो ओल्ड। तो इसमें जो है हमारा जो ये बी वाला पार्ट है इसमें हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है टू मच फॉर के जो जगह है वो यहाँ पे हमारा आता 80 सॉरी यहाँ पे जो है उपरोक्त पूरा वाक्य में जो है ये यहाँ पे 80 रुपीज़ आर के बदला जो है ना 80 रुपीज़ इज आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा बी गलत हो जाएगा, ये पार्ट गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एंटोनिम्स बताना है हमको, किसका? बेंथ का। तो बेंथ का जो एंटोनिम्स है वो हमारा हो जाएगा आपका एवब। बेंथ मतलब होता है नीचे, और एवब का मतलब होता है ऊपर। 85 नंबर प्रश्न है, और इसमें जो है हमको द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल। तो इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें हमारा फिल हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम्स बताना है। तो जो कॉम्पिटेंट का जो सिनोनिम्स है, कॉम्पिटेंट का सिनोनिम्स जो है वो हमारा कैपेबल हो जाएगा, और इसका मतलब जो है वो हमारा सक्षम होता है। और कैपेबल का मतलब क्या होता है? कैपेबल का मतलब होता है समर्थ। अगला क्वेश्चन जो है हमको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। ब्लो ए फ्यूज। ब्लो ऑफ फ्यूज का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो हमारा हो जाएगा टू रिएक्ट वेरी एंगरली। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इसमें एरर फाइंड करना है। तो जो लिखा हुआ है अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें जो है हमारा अनलेस यू डोंट जो है ये पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो है करेक्ट पार्ट होगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्प्लिट बताना है। तो इसमें जो है हमारा 89 का जो है ये फ्लेवर का स्पेलिंग गलती है। फ्लेवर का स्पेलिंग जो है वो FLAVOUR होता है। FLAVOUR फ्लेवर। और फ्लेवर का मतलब स्वाद होता है, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है, और फिगर का मतलब जो है वो आकृति होता है। 90 नंबर हमारा प्रश्न है। 90 नंबर प्रश्न में जो है हमको यहाँ पे अंडरलाइन जो किया हुआ है इस सेंटेंस का जो सब्स्टिट्यूट निकालना है। तो सस्पेंशन का जो सब्स्टिट्यूट है वो हमारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। सस्पेंशन का मतलब निलंबन होता है, और इंफॉर्मेशन का जो मतलब होता है वो सूचना होता है।
अगला क्वेश्चन है कि सहचर्य का विलोम शब्द है, सहचर्य का जो विलोम है वो हमारा अलगाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रमाणिक शब्द के मूल रूप और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो प्रमाणिक शब्द का जो मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव जो है वो हमारा प्रमाण प्लस इक हो जाएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? यद्यपि का संधि विच्छेद यदि प्लस अपि हो जाएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो है पाथेय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो वो अक्षम्य हो जाएगा आपका। 96 क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ी जो है वो समरूपी भिन्नार्थक है? तो देखिए दिए गए विकल्प में जो अनुचर और नौकर है ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। जैसे कि अंक का अगर हम बात करें तो अंक शब्द का अनेकार्थी गोद, संख्या आदि भी होता है, और अनुचर और नौकर जो है ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द युग्म का चयन करिए। तो अंक शब्द जो है इसका अनेकार्थी शब्द जो है वो हमारा हो जाएगा गोद, संख्या या अध्याय। 96 थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, जो इसमें समरूपी भिन्नार्थक जो है वो अवधि और अवधि हो जाएगा। देखिए अवधि का जो मतलब है वो काल या समय से हो जाता है, वहीं अवधि का मतलब जो है ये अवध देश की जो है एक भाषा थी, या इसको अवधि भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 97 का आंसर बी होगा। और एक का अर्थ घोड़ा है, तो देखिए तुरंग का जो अर्थ है वो घोड़ा होता है, और तुरंग का जो पर्यायवाची है वो घोड़ा होता है। समीर का पर्यायवाची है, समीर का जो पर्यायवाची है वो हवा से हो जाएगा, और इसके अन्य पर्यायवाची हैं वायु, पवन, हवा, वात, मारुत, अनिल आदि। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो इसका मतलब है कि कष्ट का अनुभव होना। तो पहला सेट हमारा कंप्लीट होता है। इसमें थोड़ा सा आप इंग्लिश को थोड़ा आप अलग से जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको अलग से नोट डाउन करके रखिए। इसका एक सेपरेट मैराथन वीडियोस आएगा जिसमें जो है हम लोग कंप्लीट जो है वो हर एक सेट के जो है वो इंग्लिश को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।